अब जो हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, वो है यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। यानी त्रिभुज है एक जिसकी सभी माध्यिकाएं समान है। देखिए अपना ये प्रश्न नंबर 12 है। अब आगे इससे पहले वाले हमने पहले पार्ट जो इससे पहले किया था उसमें हमने सोल्व कर लिए हैं। तो यहाँ हमें एक त्रिभुज दे रखा है, ऐसा त्रिभुज ABC ले लेते हैं। ये इसकी तीनों माध्यिकाएं समान है, AD, BE और CF, ये माध्यिकाएं समान है। यहाँ बिंदु का कोई नाम रख देते हैं G। अब देखिए ये समान है तो ये हमें सिद्ध करना कि ये त्रिभुज कैसा है, ABC समबाहु त्रिभुज है। देखिए हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है कि AD के बराबर में है BE और बराबर में है CF, ये दे रखा है। सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें रचना हमें कुछ नहीं करनी, उत्पत्ति में देखिए क्या करेंगे। देखिए उत्पत्ति में हम लिखेंगे केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हम जानते हैं कि अनुपात में विभाजित करता है। अतः देखो हमें क्या मिल जाएगा, इधर का अनुपात 2 होता है, इधर का 1 होता है। तो देखो इस पूरी लाइन AD का 2/3 करते हैं तो क्या मिलता है, AG मिलता है। ऐसे ही 2/3 करेंगे तो BG मिलेगा। इधर 2/3 इस पूरी लाइन का करेंगे तो क्या मिलेगा, CF मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि AD के बराबर में है BE बराबर में है CF, ये हमको दिया है। अब 2/3 से गुणा कर देंगे। 2/3 AD बराबर में 2/3 BE बराबर में 2/3 CF। 2/3 से गुणा करेंगे, AD का 2/3 करेंगे तो क्या मिलेगा, AG मिल जाएगा। AG बराबर में इसका 2/3 करोगे पूरी लाइन का तो मिल जाएगा BG, इसका 2/3 करोगे पूरी का तो मिल जाएगा CG। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार हम 1/3 से गुणा कर देंगे इसको, AD को 1/3 से गुणा कर देंगे। 1/3 AD, 1/3 BE बराबर 1/3 CF। देखो 1/3 से गुणा करेंगे AD को तो ये मिलेगा GD बराबर, इसको 1/3 से करोगे तो मिलेगा GE और इसको 1/3 से करोगे तो मिलेगा GF। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो आपको क्या करना है, 2 सर्वांग सम करने हैं त्रिभुजों को। ये ले लो दोनों, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। आप चाहो तो ये दोनों भी ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो। तो मैं ये ले रहा हूं दोनों। त्रिभुज BGF, त्रिभुज BGF व त्रिभुज CGE में क्या चीजें बराबर करनी है, हमें 3 चीजें बराबर करनी है। तो क्या क्या चीजें बराबर है वो लिख दो। देखो समीकरण 1 में कुछ चीजें बराबर है, समीकरण 2 में कुछ चीजें बराबर है। तो देखो ये इस त्रिभुज का BG बराबर है उस त्रिभुज का CG के। देखो समीकरण नंबर 1 से। और क्या चीज बराबर है, देखो इस त्रिभुज का ये GF बराबर है उस त्रिभुज का GE के। ठीक है, ये कैसे है, समीकरण नंबर 2 में देखो, समीकरण नंबर 2 से ये हमने प्राप्त किया था। उसके अलावा कोणों के नंबर अंकित कर दो, ये 1 और ये 2। तो कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। ठीक है, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज की 3 चीजें दूसरे त्रिभुज की 3 चीजों के बराबर है। 2 तो भुजा है, 1 कोण है, तो हो जाएगा SAS सर्वांग समता से त्रिभुज BGF सर्वांग सम है त्रिभुज CGE के, और ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। अतः देखो आपको ये चीजें बराबर मिल जाएगी। BF के बराबर में क्या मिल जाएगा, BF के बराबर में मिल जाएगा ये वाला आपको, कौन सा, ये CE। BF के बराबर में CE, ये बराबर हो जाएगा बाई CPCT। अब देखिए ये मध्य बिंदु है, क्योंकि ये और ये माध्यिका, ये मध्य बिंदु, तो इनके डबल करोगे ये तो ये पूरी लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, तो देखो इनको 2 से गुणा कर दो, 2BF बराबर 2CE।
तो 2 BF तो हो जाएगा AB बराबर में 2 CE कम हो जाएगा AC। ठीक है, इसी प्रकार हम AB के बराबर में क्या प्राप्त कर सकते हैं, BC प्राप्त कर सकते हैं। AB बराबर BC प्राप्त कर सकते हैं। अतः क्या हो जाएगा, AB बराबर में BC बराबर में AC। तो अतः त्रिभुज ABC क्या है, एक तीनों भुजाएं बराबर है तो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया इति सिद्धम। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 है, एक त्रिभुज ABC, हमको एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ABC। इस त्रिभुज में माध्यिकाएं, एक तो ये AD है, ये BE है और ये CF है। बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर जो बिंदु है वो G है, प्रतिच्छेद करती है। यदि AG का मान, ये वाला मान आपको दे रखा 6 सेंटीमीटर, BE का मान प्रश्न में दे रखा ये B और ये पूरा मान दे रखा, कितना दे रखा पूरा आपको, ये पूरा 9 दे रखा है। और आपको दे रखा GF देखो कहाँ है, ये रहा G और ये GF रहा आपके 4.5 सेंटीमीटर ये। और आपको मान निकालने किसके, GD के, BG के और CF के, ये मान निकालने। तो आप हल में क्या लिखोगे, हल में लिखोगे कि हम जानते हैं कि केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः देखो आपको मान क्या निकालना, GD निकालना। तो देखो आपको AG दे रखा है, GD निकालना, तो AG बटा GD बराबर में अनुपात क्या होगा, AG का 2 है, इसका क्या है 1 है। AG का मान रखो कितना है 6 बटा GD का कितना है ही नहीं, निकालना हमको, बराबर में 2/1। तो इसमें वजन गुणा करोगे, या देखो इससे ये काट दो, कितनी बार कटेंगे 3 बार। तो GD का मान कितना आ जाएगा आपके, 3 का 1 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपके GD का मान हो गया। अब देखिए आपको दूसरी चीज़ क्या बतानी है, BG बतानी है। देखो BG मतलब ये बताना है, तो देखो क्या हो जाएगा, BG बटा, आपको देखो दे रखा है पूरा दे रखा है, क्या दे रखा है, BE दे रखा है, तो यहाँ लिख दो BE। देखो ये BG बटा पूरा BE लिख सकते हो। तो देखो उधर आपको अनुपात भी ऐसा लिखना पड़ेगा, BG का कितना है 2 है, BE का कितना है, टोटल कितना 2 इधर 1 इधर, तो कितना हो जाएगा टोटल 3। BG का मान हमको निकालना है, BG बटा BE का मान हमारे पास है 9 बराबर में 2/3। 3 से 9 कट जाएंगे कितनी बार, 3 बार, 3 का 2 से गुणा करोगे तो BG का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अगला मान निकालना CF। तो देखो CF कहाँ है, ये CF पूरा है और आपको ये दे रखा है क्या GF। तो देखो लिखो आप CF बटा GF। CF का अनुपात कितना होगा, 2 इधर 1 इधर, टोटल कितना हो जाएगा 3। GF का कितना होता है, इधर का 2 होता है, इधर का 1 होता है, तो इसका 1। CF का मान हमको निकालना है, तो CF का CF लिखो बटा GF का मान कितना है 4.5 बराबर में 3/1। तो इसका तिरछा गुणा करोगे तो CF बराबर 4.5 का गुणा 3 से करना है, तो 4 3 12 13.5 हो जाएगा। तो ये आपके इसके उत्तर हो जाएंगे 13वां नंबर प्रश्न के। तो आपको ऐसा एक प्रश्न विशेष रूप से देखना है। अब आगे अगला प्रश्न अपना 14 नंबर प्रश्न है, दिए गए आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR एक ही और 2 समद्विबाहु त्रिभुज PQR और SQR स्थित है। सिद्ध कीजिए कि SP रेखा QR की लंबवर्धक है। देखिए हमको एक ऐसा चित्र दे रखा है जो मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे अपना प्रश्न नंबर 14 है ये, ठीक है। इसमें देखो एक ऐसे लाइन आई हुई है और यहाँ से यहाँ पे बिंदु है P को इससे मिलाया गया है ऐसे, ये दोनों रेखाएं बराबर है, ये दोनों रेखाएं बराबर है। यहाँ पे S है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु हम मान लेते हैं, PQRS हो गया, यहाँ A मान लेते हैं, ठीक है, ये A हो गया, यहाँ पे बिंदु है वो A हो गया। अब आपको क्या दिया है पहले लिखोगे, इसको हल करने के लिए आपको दिया है कि त्रिभुज ये PQR व SQR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आप चाहो तो भुजाओं के नाम भी लिख सकते हो, PQ बराबर PR और SQ बराबर SR। देखो आपको इसमें क्या सिद्ध करना है, आपको इसमें सिद्ध करना है
कि ये एस पी रेखा है वो क्यू आर का लंबवर्धक है, यानी आपको लिखना है एस पी क्यू आर का लंबवर्धक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए उत्पत्ति में कैसे सिद्ध करोगे, आप लिखोगे त्रिभुज, कोई भी एक ले लो त्रिभुज, चाहे तो ये ले लो चाहे वो ले लो, दोनों ही लेने, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, आर में आप यहाँ नीचे लिख दो क्या है, पी क्यू के बराबर में कौन है, पी आर है, पी क्यू के बराबर पी आर। अगर ये दोनों लाइनें बराबर है तो पर में पढ़ा था 10.1, अगर ये दोनों लाइनें बराबर है तो ये जो बिंदु होता है पी, इस पी का बिंदु पद क्या करता है, क्यू आर का लंब अर्धक करता है। तो यहाँ लिखेंगे ये बराबर है अतः पी ए, ये पी ए क्यू आर का क्या है, क्यू आर का लंब अर्धक है। अब कारण लिखो पर में 12, ये 10वीं प्रश्नावली लिखा है 10.1 में हमने ये पढ़ा था 10.1 से, ठीक है। फिर आप लोगे त्रिभुज दूसरा वाला एस क्यू आर, त्रिभुज एस क्यू आर में क्या बराबर है, एस क्यू बराबर में एस आर है, अतः ये एस पी लाइन, सॉरी एस ए लाइन, एस ए किसका अर्धक है, क्यू आर का लंबवर्धक है। इसका कारण क्या हो जाएगा, पर में 10.1 से, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके हो गया समीकरण नंबर 1 है ये जो है, और ये जो है वो समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा आपको, समीकरण 1 और 2 से, देखो समीकरण 1 में तो ये वाली लाइन इसका क्या है, लंबवर्धक है, और 2 में ये पूरी लाइन इसका क्या है, लंबवर्धक है। तो इतना सा भाग भी क्या होगा, इसका लंबवर्धक होगा। तो लिख देंगे एस पी है वो क्यू आर का लंबवर्धक है। ये था अपने प्रश्न नंबर 14। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न नंबर 15 है, हमें इसमें एक आकृति दे रखी है, तो मैं पहले आकृति बना लेता हूँ 15 नंबर प्रश्न की। एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये लाइन इसके क्या है, समांतर है। यहाँ पे नाम लिखा है ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई, और मान दे रखा है यहाँ पर, ये भी कह रखा है, मैं हल में लिख देता हूँ कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के, मतलब ये लाइन इसके क्या है, समांतर है, ये दे रखा है। और उसके साथ में आपको ये दे रखा है कि ए डी ये वाला मान x है यहाँ तक का, और डी बी ये वाला मान है x माइनस के 2, ठीक है, ये वाला x माइनस 2 है। ए ई ये वाला मान, ए ई मान है x प्लस के 2, और इसी ये वाला ऊपर वाला है x माइनस के 1। तो x का मान हमें बताना है। देखो अगर ये लाइन इसके समांतर है, अतः बीपीटी से आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पढ़ा था, उसमें अगर ये लाइन इसके समांतर है तो ये वाला भाग बटा ये भाग बराबर ये वाला भाग बटा ये वाला भाग होता है। तो लिख देंगे क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर में ए ई बटा ए सी होगा। ए डी का मान रखो क्या है x, डी बी का क्या है x माइनस 2 बराबर में ए ई का क्या है x प्लस के 2 और उसका क्या है x माइनस के 1। वजर गुणा करेंगे तो x का गुणा होगा x माइनस 1 से, बराबर में x माइनस 2 का गुणा होगा x प्लस 2 से। तो x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर माइनस x का गुणा 1 से करोगे तो x बराबर, एक बार माइनस एक बार प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4, इसका वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, काट दो, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस काट दो, तो आपके इसमें एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे, एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, अपने 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कोई और प्रश्न आया तो भी आप इसको हल कर पा सकोगे। यहाँ संख्याएं चेंज हो सकती है, आप इस पर ध्यान देना कि हल कैसे करते हो। आगे प्रश्न नंबर 16 में हमें एक आकृति दे रखी है, पहले मैं आकृति बना लेता हूँ। ये हो गई आकृति जिसमें देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। एक ऐसे लाइन और है यहाँ पे जिसका नाम है ई एफ। देखो हमको क्या दिया है वो लिखेंगे, पहले दिया है हमको दिया है कि ई एफ समांतर है डी सी के, ये समांतर है ए बी के,
देखो ये तीनों लाइन है, मतलब ये वाली आपस में क्या है, समांतर ही हमको दिया है। सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि AE बटा PD बराबर में है BF बटा FC। AE बटा ED के बराबर में है BF बटा FC, ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना में आपको क्या करना है, चाहे तो आप AC को मिलाओ, चाहे आप BD को मिलाओ, A को आपको मिलाना है। तो मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ AC को, और AC को मिलाऊंगा तो यहाँ कोई बिंदु पर काटेगा, मैं उसका नाम दे दूँ P, या O भी दे सकते हो आप। तो यहाँ लिखेंगे AC को मिलाया जो EF को P बिंदु पर काटता है। ये आपकी रचना हुई। अब देखिए उपपत्ति में आपको क्या करना है। उपपत्ति में देखो त्रिभुज लेना है आपको। देखो ये त्रिभुज लो ABC, त्रिभुज ABC में क्या समांतर, देखो ये तीनों लाइनें आपस में समांतर थी, तो ये इतना भाग इसके क्या होगा, समांतर होगा। तो AB समांतर है किसके, PF के। तो लिखो AB समांतर है PF अतः BPT से क्या होगा, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है तो क्या होगा, यहाँ से देखो आप यहाँ से लिख दो AP बटा PC, AP बटा PC बराबर BF बटा FC। अगर ये समांतर है दोनों तो ये वाला भाग बटा ये भाग बराबर ये वाला भाग बटा ये भाग लिख सकते हो। ये हो गया समीकरण नंबर 1। एक त्रिभुज और बन रहा वो भी लेना है, त्रिभुज ADC में या ACD में, कैसा भी लिख दो ना, ACD में क्या समांतर है, ये लाइन इसके क्या है, समांतर है, क्योंकि ये पूरी लाइन इसके समांतर थी लिखा है। तो क्या हो जाएगा, EP समांतर है CD के, तो EP समांतर है किसके, CD के, ये समांतर है अतः BPT से क्या हो जाएगा, ये वाला भाग बटा ये वाला भाग बराबर ये वाला भाग बटा ये वाला भाग। तो AE बटा ED बराबर में AP बटा PC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखो 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर में AP बटा PC है, इसमें भी AP बटा PC है। तो देखो यहाँ पे इसका मान ये है और यहाँ पर इसका मान ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके AE बटा ED बराबर में BF बटा FC, और ये आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया इति सिद्धम। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 16। चलिए आगे देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 17 है जिसमें हमें आकृति दे रखी है 17 नंबर प्रश्न में। तो आकृति बना लेते हैं पहले। ये ऐसी आकृति है जिसमें यहाँ पे लिखा PQR लिखा है, S लिखा है, O लिखा है। इस आकृति में PQ और R समांतर है। यानी हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि PQ ये वाली लाइन समांतर है किसके, RS के। ये हमको दिया है। सिद्ध करना, सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको ये मान देकर भी पूछे तो भी आप निकाल सकते हो, एक ये वाला मान दे दे, ये वाला दे दे, ये वाला दे दे, ये निकालना है तो भी आप निकाल सकोगे। तो मान निकालना हो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, समरूप तो करना ही पड़ेगा, फिर मान निकलेगा। तो देखो इनको समरूप कैसे करेंगे, तो यहाँ रचना कुछ नहीं करनी है आपको। उपपत्ति में देखो क्या करना है, आपको उपपत्ति में त्रिभुज लेने हैं। कौन सा, यही जो आपको दे रखे हैं। तो लो त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में, इन त्रिभुजों में हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इस त्रिभुज की कोई चीजें उस त्रिभुज की कोई चीजों के बराबर लानी तो 3 ही है। अगर कोणों की बात हो तो 2 कोण भी अगर एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो तो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें उपपत्ति में ये जो लिया इसमें लिखेंगे कि PQ है वो समांतर है किसके, RS के। अतः देखो ये वाली लाइन समांतर है इसके और ये लाइन तिर्यक रेखा है। तो ये कोण 1 नंबर इस 2 के बराबर है। तो लिखो कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 है। एकांतर कोण दोनों का कारण एक साथ लिख देंगे। फिर देखो यहाँ वाला कह देते कोण नंबर 3, ये किसके बराबर है, इस वाले 4 के। तो यहाँ लिख दो कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के। दोनों का एक साथ ही लिख दो, कारण एकांतर कोण।
आप चाहो तो यहीं से कह सकते हो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। लेकिन हमारे पास एक कोण और पड़ा है, ये वाला कोण देखो 4 हो गए, 5, ये वाला 6, तो कोण नंबर 5 बराबर है कोण नंबर 6 के। और ये क्यों है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। अतः ए समरूपता से त्रिभुज POQ समरूप है किसके, त्रिभुज SOR के। ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया इति सिद्धम। आगे प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है अपना। अठारह नंबर प्रश्न है, ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। आपको क्या करना है, पहले आपको वर्त बनाना है, चित्र अच्छा बनाने के लिए ये वर्त बना दिया। परिकेंद्र की बात हो रही, तो देखिए यहाँ पे आपको कोई बिंदु लेना है 3, इसके ऊपर परिधि के ऊपर, फिर आपको त्रिभुज बनाना है ऐसा। ये मैंने त्रिभुज बना दिया ABC, इसका केंद्र है यहाँ पे O, ठीक है। O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, इस त्रिभुज ABC का O परिकेंद्र है, तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। ये यहाँ पर D है जो इस BC का क्या है, मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कोण BOD बराबर A है। देखो BOD का BOD ऐसे ये वाला कोण कितने डिग्री का है, ये मतलब किसके बराबर है, इस A के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए क्या दिया है, पहले लिखोगे, दिया है में लिखोगे O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ये लिखोगे, दिया है में। और उसके साथ में ये भी लिखोगे D BC का मध्य बिंदु, ये भी आपको दिया है, तो ये भी लिख दो। दो चीजें हमको दे रखी है, O इसका परिकेंद्र है और D BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण BOD, ये वाला कोण बराबर है कोण A के, इस वाले कोण के। ये सिद्ध करना है। रचना, इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना में आपको OC को मिलाना है, ठीक है। OC को मिलाया, ये रचना हो गई। अब देखिए उत्पत्ति में हम क्या करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कोण BOC, कोण BOC बराबर है डबल कोण A के। ये जो पूरा कोण है BOC वो है A का डबल करते हैं उसके बराबर। कारण क्या है, परमेय 12.8, परमेय 12.8 में यही पढ़ा था हमने। ये हो गया समीकरण नंबर आपके 1। परमेय 12.8 में ये पढ़ा था, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो A का डबल करते हैं तो ये बनता कोण BOC। तो ये मैंने लिख दिया BOC है वो बराबर है 2 कोण A के। समीकरण 1 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो लेंगे त्रिभुज BOD व त्रिभुज COD में, इनमें क्या चीजें बराबर है वो लिखेंगे। तो देखो BO के बराबर में कौन है, CO है। क्यों है, A की वर्त की क्या है, त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। उसके अलावा OD के बराबर OD है। देखो इधर भी OD है, उधर भी OD है, उभयनिष्ठ है। भुजा है तो भुजा लिखो, कोण है तो कोण लिखो, तो अभी तो भुजा है। उसके अलावा BD के बराबर में CD है। क्यों है, ये हमको दिया है। कहाँ दिया है, D इसका मध्य बिंदु, तो ये और ये वाला भाग क्या है, बराबर है। अब देखो एक त्रिभुज की 3 चीजें दूसरे त्रिभुज की 3 चीजों के बराबर है। तो लिखेंगे कहते कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पर तीनों भुजाएं हैं तो S सर्वांग समता से त्रिभुज BOD सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज COD के। सर्वांग सम है अतः संगत भाग क्या होंगे, इनके समान होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कह दूँ कोण 1, यहाँ पे कह दूँ मैं कोण 2, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। अब देखिए अगर हम कोण BOC का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे मान, तो ये A का डबल करते हैं तो BOC बनता है, और 2 का डबल करते हैं तो भी क्या बनता है, BOC बनता है। तो कोण 1 का डबल कर देना है और बराबर डबल कर देना 2 कोण का, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ पर BOC का मान है, यहाँ पर भी BOC का मान है। यहाँ पर BOC का मान क्या है, 2 कोण A है, और यहाँ पे BOC का मान क्या है, 2 मान है। आपको 1 लिखना है क्योंकि 1 नंबर वाला लिखना है, 1 नंबर कोण ही BOD नाम है प्रश्न में। तो यहाँ लिखेंगे 2 कोण 1, इधर 2 इधर 2 कैंसिल कर दो, कोण A के बराबर में कौन है, A।
ए का नाम क्या है, इस एक नंबर का बी ओ डी, तो लिखोगे कोण बी ओ डी बराबर में कोण ए, ये आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया इतिसिद्धम। ये था प्रश्न नंबर 18। देखिए अगर आपको लगता है कि मैं जल्द सवाल बता रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को धीमा कर सकते हैं, आपके अनुसार सेट कर सकते हैं उसको और देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न काफ़ी है इसलिए थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है। आगे प्रश्न नंबर अपने है 19 नंबर प्रश्न है AOC वर्त का व्यास है। एक वर्त है जिसका व्यास कौन है, AOC। ये वर्त है जिसका व्यास है ये केंद्र हो गया O, ये A हो गया और ये हो गया C। AOC वर्त का व्यास है तथा चाप AXB, यानी यहाँ पे कोई बिंदु है B और B से ये जो चाप बन रहा है AXB, ये वाला इसको मिला देते हैं, ये वाला चाप बराबर है 1/2 चाप BYC, यानी ये चाप, इस चाप का 1/2 करते तो ये चाप बनता है। तो कोण BO से ज्ञात कीजिए, ये वाला कोण कितने का है ये हमको बताना है। तो देखो हल में लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे कि चाप AXB बराबर में है 1/2 चाप BYC, ये हमको दे रखा है। अब देखो चाप की जगह इनके समूह कोण बनते हैं वो लिख सकते हैं हम। देखो चाप AXB के समूह कोण कौन सा केंद्र पर, AOB, तो यहाँ लिख देंगे। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कोण AOB बराबर 1/2 चाप BYC द्वारा यहाँ कोण कौन बन रहा है, BOC, तो यहाँ हो जाएगा कोण BOC। आपको प्रश्न में कोण BOC का मान पूछा है तो BOC को तो रखेंगे और बाकी को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो पहले देखो क्या करेंगे, लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्यों, रेखी कोण युग्म में LP लिख दो, लाइनर पैस। ये कोण और ये कोण दोनों मिलके ये व्यास है ना, सीधी रेखा है, तो ये और ये कोण 180 डिग्री के। तो देखो हमें BOC का मान बताना है तो यहाँ AOB को हटाओ, AOB की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2 कोण BOC। ये समीकरण 1 से हमने लिख दिया यहाँ पर AOB, यहाँ भी ये AOB, इसकी जगह ये मान है तो ये हमने रख दिया, प्लस ये वाला कोण BOC बराबर में 180 डिग्री। देखो BOC दोनों तरफ है, प्लस के इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो कॉमन ले लो। कोण BOC बराबर 1/, कोष्टक में क्या रहेगा 1/2 प्लस 1 बराबर में 180 डिग्री। अब देखो ये जोड़ोगे तो कोण BOC बराबर 1/2 और 1 जोड़ोगे 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएंगे। तो कोण BOC के गुणे में है 3/2 बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको कोण BOC का मान बताना है तो BOC बराबर 180 डिग्री गुणा, यहाँ पर 3/2 है, उधर जाएंगे तो 2/3 हो जाएंगे, 3 से ये कटेंगे 6 यानी 60 बार, 60 का 2 से गुणा करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें BOC का मान है वो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। और इधर का पूछे तो 180 में से घटा दो, 120 पीछे रहेगा, वो ये रह जाएगा, 60 डिग्री का रह जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने प्रश्न नंबर 19। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 20वां। बीसवां प्रश्न है आकृति में। देखो पहले आकृति बना लेते हैं, हमें आकृति दे रखी है। तो ये वाला 20 नंबर प्रश्न, ये आकृति जिसमें हमें एक वर्त दे रखा है। ठीक है, इस वर्त के अंदर एक चतुर्भुज है ऐसा, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे D लिखा है। ये वाला कोण है 5y प्लस 5 डिग्री, ये वाला कोण है 4y माइनस 4 डिग्री, ये वाला कोण है x प्लस 10 डिग्री, ये वाला कोण है 2x प्लस 4 डिग्री, ये दे रखा है। तो इसमें हमें x और y के मान बताने। ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ लिखेंगे ABCD, हल में लिखेंगे, यहाँ हल में लिख रहा हूँ मैं, हल बराबर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमको दे रखा है। अतः चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण युग्म संपूरक होते हैं, आमने सामने कोण जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के होंगे। तो A और C जोड़ना है, कोण A प्लस कोण C जोड़ोगे तो कितने के होंगे, 180 डिग्री। ऊपर कारण लिख दिया हमने। अब देखिए आप चाहो तो और लिख दो, पर में 12.8 से। अब देखिए यहाँ पे मान रखेंगे, A का मान कितना है 5y प्लस 5 डिग्री और प्लस C का मान है x प्लस 10 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो देखो यहाँ x में आगे रख देता हूँ, x प्लस 5y और प्लस 5 और 10 हो जाएंगे 15 उधर जाकर 180 में से, देखो इधर देखो 10 और 5 जोड़ेंगे 15 उधर जाकर 180 में से घटेंगे, बराबर में कितने रहेंगे 165 डिग्री। ये आपके समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार जोड़ेंगे कोण B और D। तो कोण B प्लस कोण D कितने के होंगे, ये भी 180 डिग्री होंगे। कोण B का मान कितना है 4
y माइनस 4 डिग्री प्लस इसका कितना है 2x प्लस 4 डिग्री और बराबर में है 180 डिग्री। देखो ये 4 डिग्री प्लस के या माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 2x पहले लिख देता हूँ, x में आगे लिखता हूँ 2x प्लस 4y बराबर में 180 डिग्री। देखो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो x प्लस 2y, इसमें देंगे तो x बचेगा, इसमें देंगे 2y बचेगा, इसमें देंगे तो 90 बचेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर समीकरण क्या है ये रहा, जिसमें है x प्लस 5y बराबर 165। इसमें से घटाएंगे ये x प्लस 2y बराबर 90, ये घटाएंगे तो माइनस माइनस और यहाँ माइनस, घटाओ ये तो कट गई। 2y 5y में से जाएंगे 3y बराबर, ये इसमें से घटाएंगे तो 5, इसमें से घटाएंगे तो 7, 75 रहेगा। y बराबर 3 भाग में जाएंगे 75 के, कितना आएगा 25 आएगा। y का मान कितना आया 25। आप y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में रखो, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में रखने पर 1 में रखोगे तो भी उत्तर वही आएगा आपके, जो 2 में रखोगे आएगा वो। तो x प्लस 2, y की जगह कितना रखना है 25 बराबर में 90। तो x प्लस 25 दूना 50 बराबर में 90। तो यहाँ से आपको x बराबर 90 में से क्या घटाना है 50, ये 50 उधर जाकर घटेंगे, 50 आपको घटाना है। तो कितना बचेगा पीछे 40 डिग्री बचेगा। तो x का मान कितना आया 40 आया और y का कितना आया 25 आया। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अपना 21वां प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 21 है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है, सिद्ध कीजिए। देखिए पर में 13.3 है, जिसमें देखो क्या दे रखा है हमको, ये 21वां जो प्रश्न है उसमें पहले मैं वृत्त बना लेता हूँ। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस यहाँ O इधर बना लेता हूँ, ये O, इसके बाहर कोई बिंदु है, मान लेते हैं P है। P से स्पर्श रेखाएं ऐसे 2, एक तो ये है PA और ये है PB। ठीक है, ये इसका केंद्र है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि PA और PB क्या है बराबर है। तो हमें लिखना है, दिया है पहले क्या दिया है हमको दिया है कि बाह्य बिंदु P से PA व PB क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि ये PA बराबर है PB के, ये सिद्ध करना है। रचना, इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है आपको, OA OB मतलब इनको सबको मिलाना है, इसको इसको और इसको मिलाना है। तो लिखोगे OA OB व OP को मिलाया, ये आपको रचना करनी है। ठीक है, अब उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे हम। उपपत्ति में आपको देखो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में इसमें क्या चीज़ें बराबर है वो देखेंगे। तो देखो OA के बराबर में है OB, क्यों है त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। OP के बराबर में OP क्यों है, उभयनिष्ठ है, भुजा है तो आगे भुजा लिख दो। और उसके अलावा क्या चीज़ बराबर है, देखिए ये कोण 90 का है, ये भी कोण 90 का है। क्यों कि केंद्र और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो देखिए ये केंद्र से जो आती है त्रिज्या वाली त्रिज्या लाइन है जो, अब देखिए तो यहाँ लिख देंगे कोण A के बराबर में है कोण B, प्रत्यय क्या है 90 डिग्री। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीज़ें, दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर है। तो यहाँ से देखो क्या है, एक तो कर्ण है, एक 90 डिग्री का कोण है, एक अन्य भुजा है। तो यहाँ RHS सर्वांग समता हो जाएगी। RHS सर्वांग समता से कौन हो जाएगा, त्रिभुज AOP सर्वांग सम है त्रिभुज BOP के। अतः ये सर्वांग सम है, इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, AP है वो बराबर है किसके, BP के, कारण हो जाएगा बाई CPCT। ये हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब देखिए आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो ये कौन बराबर है, तो ये भी सिद्ध कर सकते हो। देखो दोनों सर्वांग सम है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ये वाले कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, आपको इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो कि ये और ये कोण संपूरक है, आमने सामने के ये कोण है जो संपूरक है। तो देखो ये
तीन, ये जो चतुर्भुज बनता है इसके चारों कोण कितने होंगे 360, ये 90 90 180, 360 में से घटा दोगे तो इन दोनों का कितना रहेगा 180, और ये 180 है तो ये क्या है संपूरक है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, ये समूह कोण युग्म संपूरक होते हैं और ये संपूरक है तो ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। तो ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। और छोटा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये कोण 100 डिग्री का है पूरा, बताओ ये इतना सा कितना है, तो आधा हो जाएगा। ठीक है, आपको आधा दे दिया, ये के दे 20 है तो ये पूरा कितना है 40 हो जाएगा। ऐसे आपको कोण भी पूछे जा सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 21 जो पर में था 13.3, 13वीं प्रश्नावली में आया हुआ 13.3 पर में, वो पर में था ये प्रश्न। अब आगे देखिए 22वां प्रश्न क्या है अपना। 22वां प्रश्न है, एक वर्त त्रिभुज एबीसी की भुजा को पी पर बाह्य स्पर्श करता है। देखिए एक वर्त है जो त्रिभुज एबीसी, देखो पहले मैं वर्त बना लेता हूँ, पहले 22 नंबर प्रश्न लिखता हूँ, ये 22 नंबर प्रश्न है और ये एक वर्त है। ये वर्त एक त्रिभुज को स्पर्श करता है। ऐसे मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, चित्र है ना, पहले मैं वर्त बना के ऐसे बनूँ ना तो अच्छा बनेगा, जो हम बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, ये जो बाह्य स्पर्श करता है यहाँ पे त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम दे दूँ मैं ए बी और सी। ये त्रिभुज है जो यहाँ एक भुजा इसको स्पर्श करती है जिसका नाम क्या है पी है। अब आगे क्या कह रहा है, पी पर स्पर्श करता है तथा ए बी और ए सी को आगे बढ़ा, इस ए बी को ऐसे आगे बढ़ा दे तो ये भी यहाँ स्पर्श करेगा, ए सी को भी ऐसे आगे बढ़ा दोगे तो ये भी यहाँ पे स्पर्श करेगा। तो यहाँ पे नाम क्या है, इसका तो कह रहा है क्यू है, इसका क्या है आर है। स्पर्श करता है तो सिद्ध कीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है, देखो मैं लिख रहा हूँ सिद्ध करना। हमें सिद्ध करना है कि ए क्यू है वो बराबर में है 1/2 त्रिभुज एबीसी की परिमिति। 13वीं प्रश्नावली का उदाहरण है ये। तो देखिए आपको क्या करना है सिद्ध कि ये मैं कोष्टक बंद कर देता, ए क्यू है वो 1/2 है त्रिभुज एबीसी की परिमिति के बराबर। तो देखिए यहाँ पे उपपत्ति में आप क्या करोगे, उपपत्ति में आप लिखोगे कि ये ए क्यू बराबर है ए आर के। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहले आप इसका कारण भी लिख दो यहाँ पे, चाहो तो पर में 13.3 से। ठीक है, और ये समीकरण 1 देखो कैसे, अभी हमने पर में पढ़ा था, जो इससे पहले वाला प्रश्न था उसमें क्या पढ़ा था, त्रिभुज का जो बाह्य बिंदु है उससे हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो बराबर होती है। तो ये ए देखो ए क्यू स्पर्श रेखा है और ए आर स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार बी भी देखो बाहर बिंदु है, तो बी क्यू के बराबर में कौन है, बीपी है, तो यहाँ लिख दो बी क्यू बराबर में बीपी, कारण यही सेम समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार सी भी बाहर बिंदु है, तो सी पी के बराबर में कौन है, सी आर है, तो सी पी के बराबर में सी आर, और इसका कारण भी ये हो गया, समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, त्रिभुज का परिमाप मिलेगा या परिमिति मिलेगी। तो देखिए मैं जोड़ूंगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये जोड़ूंगा तो हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति मिलेगी, ये मिल जाएगा। अब देखो ए बी को ए बी रहने दो, प्लस बी सी के देखो 2 भाग हो रहे हैं, एक तो बीपी हो रहा है एक पीसी हो रहा है। देखो बीसी के 2 टुकड़े हो रहे हैं, बीपी प्लस पीसी, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ बीपी प्लस पीसी, और प्लस एसी को तो एसी लिखना है बराबर में, ये आपको सेम ही लिखना है त्रिभुज एबीसी की परिमिति। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी को ए बी लिखना है, प्लस बीपी को क्या लिख सकते हो, देखो समीकरण में बीपी को क्या लिखना है, बी क्यू, यहाँ बीपी की जगह लिख देना बी क्यू, प्लस पीसी को क्या लिखना है, पीसी को चाहे सीपी को, इसको क्या लिखना है, सी आर लिखना है, प्लस ए सी, और बराबर में त्रिभुज एबीसी की परिमिति चल रहा है। ठीक है, अब देखो ए बी और बी क्यू जोड़ो, क्या बनेगा, ये ए बी है ये बी क्यू है, तो क्या बनेगा, ए क्यू बनेगा, प्लस सी आर और ए सी को जोड़ो, देखो सी आर कहाँ है, ये तो सी आर है, ये ए सी है, जोड़ोगे क्या बनेगा, ए आर बनेगा। ठीक है, बराबर में क्या है, ये है आपके त्रिभुज एबीसी की परिमिति। देखो आपको उत्तर में इस तरफ क्या लाना है, ए क्यू लाना है, तो ए क्यू को ए क्यू रहने दो, प्लस ए आर को क्या लिख सकते हो, ए आर के बराबर में कौन है, ए क्यू है, तो यहाँ लिख दो ए क्यू, और बराबर में लिख दो त्रिभुज एबीसी की परिमिति। ये सब जगह आपको ये लिखना है परिमिति। अब देखिए एक ए क्यू और एक ए क्यू कितने हो जाएंगे, 2 ए क्यू हो जाएंगे, 2 ए क्यू हो जाएंगे, बराबर में त्रिभुज एबीसी की परिमिति। अब देखिए यहाँ से 2 हटाओगे, गुणे में वहाँ कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो 1/2
2 हो जाएंगे और यहाँ से 2 हट जाएंगे। देखो आपको एक लाइन और लिखनी है यहाँ पे, मैं यहाँ सीधा ही कर रहा हूँ, यहाँ 2 गुणे में वहाँ भाग में चले जाएंगे। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया इतिसिद्धम। आप चाहो तो ये जो चेंज किए थे आपने यहाँ पर बीपी की जगह BQ और PC की जगह CR, तो यहाँ लिख दो समीकरण 2 है 3 से, और यहाँ पर आपने AR की जगह AQ रखा तो इसकी जगह लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 से। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 22। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 23 में देखो हमें एक आकृति दे रखी है, आकृति बना लेता हूं मैं पहले। ये आकृति है जिसमें देखो एक ऐसा त्रिभुज बनाया हुआ है, ऐसा इस तरीके से, यहाँ पे C नाम है और यहाँ पे B है, यहाँ पे A है। अब देखो यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजरती है ऐसे PQ, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजरती है ऐसे जिसका नाम है अपने C, ये RC या RS है, ठीक है, ये है नाम है। अब आपको कोण दे रखा है, ये वाला दे रखा है 40 डिग्री और ये वाला दे रखा है 60 डिग्री। आपको इसमें कोण BCR का मान बताना है, कोण BCR का मान क्या होगा ये बताना आपको। देखिए कहाँ है BCR, यानी ये पूरा कोण बताना क्या है। तो इसमें देखो ये वाला कोण मान लो आप 1 नंबर, ये वाला कोण मान लो 2 नंबर। तो देखिए इसके हल में आप क्या लिखोगे, इसके हल में लिखोगे कि कोण नंबर 1 है वो बराबर है किसके, 40 डिग्री के। कारण लिख दो पर में अपने 13.4 है, या लिख दो एकांतर वर्तखंड में बना कोण, या यहाँ लिख दो एकांतर वर्तखंड में बना कोण। देखो कैसे, हमने पर में पढ़ा था 13.4, उसमें क्या पढ़ा था, एक वर्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जीवा खींचते हैं, तो ये जीवा द्वारा ये बना कोण एकांतर वर्तखंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो ऐसी कंडीशन यहाँ हो रही है। देखो ये तो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु और ये जीवा है, इस जीवा द्वारा ये कोण बन रहा है 1 नंबर किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार ये स्पर्श रेखा है, ये 2 नंबर कोण ये इस जीवा द्वारा बना है, तो इस जीवा द्वारा ये कोण बन रहा है, यानी कोण नंबर 2 है जो कितने के बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सेम यही कारण है पर में 13.4, आपको यहाँ लिख सकते हो एकांतर वर्तखंड में बना कोण। फिर अब देखो हमें कोण बताना कौन सा, BCR, और BCR कितने कोणों से मिलकर बना है, 1 और 2 से। तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, तो कोण नंबर 1 का मान कितना है 40 है, प्लस 2 का कितना है 60 है, जोड़ दो कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, कोण BCR का मान कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 23। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या है। 24 नंबर प्रश्न है, एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वर्त बनाइए। एक वर्त बनाना है 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तथा जिसके केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वर्त की 2 स्पर्श रेखा खींचिए और इन्हें माप कर दोनों बराबर है जांच कीजिए। देखिए अब रचना वाले प्रश्न आ गए, तो यहाँ पर हमें देखने हैं ये प्रश्न जो 24 नंबर प्रश्न है रचना का है। इसमें हमें क्या करना है, त्रिज्या का मान दे रखा है R बराबर कितना दे रखा है 2.8, और जो बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु की दूरी कितनी दे रखी है 4.3 दे रखी है। हमें क्या करना है, एक वर्त बनाना है पहले। तो आप एक क्या करोगे, ये त्रिज्या भरोगे 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर के एक ऐसा वर्त बनाओगे, ठीक है। वर्त बना दिया, जिसका केंद्र आपको मालूम रहेगा वो अंकित कर दो यहाँ पे। अब क्या करना है, केंद्र से इतना दूर एक बिंदु लेना है, किधर भी ले सकते हो, इधर इधर उधर कहीं पर भी आपकी इच्छा हो उस तरफ। ये 4.3 की दूरी भरोगे स्केल से, मतलब स्केल रख करके ऐसे दूरी भर के चाप काट के करो, चाहे स्केल में यहाँ रख करके ऐसे बाहर बिंदु नाम दे दो P, जो कितना है 4.3 है। ये कितना है टोटल 4.3 है, और त्रिज्या इसकी कितनी थी 2.8। यहाँ तक का काम हो गया। अब क्या करना है, इस लाइन का आपको लमसम विभाजन खींचना है, यानी इसका आधा करना है। तो आपको प्रकार लेना है, प्रकार इस लाइन से आधी से ज़्यादा खोलना है। खोलने के बाद आपको ऐसे चाप काटना है, ऐसे काटना है, फिर P पे रखना है, यहाँ पे वापस काटना है ऐसे। इनको आपको क्या करना है, मिलाना है। इनको मिलाओगे तो यहाँ ये वाली लाइन इस लाइन को कहीं पर काटेगी, वहाँ नाम दे दो M दे दिया। या तो आप OM दूरी या आप PM दूरी भरो प्रकार में, M पर रखो प्रकार की नोक और एक वर्त और बनाओ, ऐसा बढ़ा दिया। ये वर्त बना दिया। ये वर्त पहले वाले वर्त को कहीं पर काटता, देखो एक तो यहाँ काटता है T1, एक यहाँ काटता है कि दो T2। आपको T1 को स्केल की सहायता से P से मिलाना है, T2 को भी आपको स्केल की सहायता से ऐसे आगे बढ़ाते हुए मिलाना है। तो ये क्या होगी,
PT1 और PT2 क्या होगी, स्पर्शरेखाएं होगी, और इनको आप मापोगे स्केल की सहायता से तो दोनों माप में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये ऐसे रचना करोगे जब प्रश्न आ गया तो क्या करना है, पहले जितनी त्रिज्या दे रखी है उसका आपको वर्त बनाना है, ठीक है। फिर उसके केंद्र से जो दूरी दे रखी है वो दूरी आपको खींच के उसका नाम देना बाहर। फिर क्या करना है, आपको उस जो लाइन आपने खींची है जो दूरी की उसका आपको लंब समद्विभाजन खींचना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के आपको इधर चाप काटना है, नीचे काटना है, फिर इधर रख के प्रकार को इधर चाप काटना है, उनको मिलाना है। वो लाइन इस लाइन का क्या कर देगी, बराबर दो भागों में बांट देगी। उस बिंदु को कोई नाम देना है, ये दूरी भरनी है प्रकार में या ये भरो, दोनों बराबर ही होगी, ये भरोगे और इस पर रखोगे प्रकार, ऐसे घुमाओगे, एक और वर्त बनेगा जो पहले वाले वर्त को कहीं ने काटेगा, जो कटान बिंदु है उनको P से मिला दो, वो क्या हो जाएंगे, स्पर्शरेखा हो जाएगी और स्पर्शरेखा बराबर होगी। अब आपको रचना के चरण लिखने हैं तो आपने क्या किया, तो लिखोगे सर्वप्रथम हमने 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचा, फिर लिखोगे कि केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर बिंदु P लेकर OP को मिलाया, ये भी लिखोगे। फिर लिखोगे OP का लंब समद्विभाजन किया, फिर लंब समद्विभाजन करके M बिंदु प्राप्त किया, M को केंद्र मानकर एक वर्त बनाया, M को केंद्र मानकर OM या OP त्रिज्या का एक वर्त बनाया जो पहले वाले वर्त को T1 और T2 पर काटता है। फिर क्या करोगे, PT1 और PT2 को मिलाया जो आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा इसमें रचना। अब आगे देखिए अगला प्रश्न नंबर 25 क्या है अपना। देखिए प्रश्न नंबर 25 है अपना, त्रिभुज ABC के अंतर्गत वर्त की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC के अंदर एक हमको क्या करना है, वर्त बनाना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम कच्चा चित्र बनाएंगे। देखो 25वां प्रश्न है जिसमें हम कच्चा चित्र बनाएंगे त्रिभुज का, ऐसा ये तो हो गया कच्चा चित्र, जिसका नाम दे देना आपको ABC, दे दिया। अब इसके ऊपर माप लिखने जो प्रश्न में दे रखे हैं, BC दे रखा 5.8, AB दे रखा है, ये वाला दे रखा 5, कोण B दे रखा 55 डिग्री। तो पहले क्या करोगे, कच्चे चित्र को देख के पक्का चित्र बनाओगे। पक्का चित्र बनाने के लिए क्या करोगे, स्केल की सहायता से ये नीचे वाली लाइन खींचोगे जो कितनी है 5.8, नाम क्या दोगे, BC दोगे, दे दिया। B पे कोण कितने का, 55 का, तो यहाँ 55 डिग्री का कोण बनाओगे, चांदे की सहायता से बनाओगे। इसे लंबी लाइन कर दो, X नाम दे दो। ये कोण कितने का बनाया आपने, 55 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये वाली लाइन कितनी लंबी है, 5 है, तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी पर कैसे एक चाप काटोगे, काट दिया चाप, यहाँ नाम क्या दोगे, A दोगे। A और C को क्या करोगे, मिलाओगे, तो ये तो त्रिभुज बन गया पक्का इसको देख के। अब इसके अंदर वर्त बनाना है। देखो त्रिभुज में दो चीज़ें होती है, एक तो बाहर की चीज़ें और एक अंदर की चीज़ें। बाहर की चीज़ें तो होती है भुजाएं, अंदर की चीज़ें होती है कोण। अब हमको अंदर वर्त बनाना तो अंदर की चीज़ों को आधा करना है, अगर बाहर वर्त बनाना है तो बाहर की चीज़ों को आधा करना है। तो इसमें प्रश्न में कहा है कि अंदर वर्त बनाओ, तो अंदर चीज़ें कौन है, कोण है, तो कोणों का आधा करो। कोई भी दो कोण ले लो, चाहिए दो ले लो, चाहिए दो या ये दो कोणों का आपको आधा करना है। तो मैं ये पहले ये कोण ले रहा हूँ, आप इच्छानुसार प्रकार खोलो, थोड़ा सा यहाँ रखो प्रकार की नो को, ऐसे चाप काटो, फिर वही प्रकार यहाँ रखो नो को, ऐसे चाप काटो आगे, यहाँ रखो ऐसे चाप काटो आगे, और इनको आप ऐसे मिला दो। ये लाइन इसका क्या कर रही है, कोण का आधा करें। ऐसे ये कोण और ले लो आप, मैं ये ले रहा हूँ 55 डिग्री, एक बार के लिए मिटा देता हूँ। आप चाप काटोगे पहले से, कोई भी माप का काटोगे, फिर यहाँ पे प्रकार रखोगे, यहाँ से ऐसे काटोगे, यहाँ पे रख के एक ऐसे काटोगे, ये भी ऐसे क्या करेगी, ऐसे मिलाना है। ये दोनों लाइनें आपस में मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है तो आगे बढ़ा लो। यहाँ पे जो बिंदु मिल रहा है उसका नाम क्या दो, O दो। अब देखो ये तो आपको मिल गया कि इस त्रिभुज के अंदर जो वर्त बनेगा उसका केंद्र कौन है, O है, लेकिन उसकी त्रिज्या क्या है हमें पता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक भुजा चुननी चाहिए, ले लो ये इधर किधर भी, यहाँ से प्रकार रखना है। प्रकार को इतना खोलना, इस लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा, या इधर खींच सकते हो या इधर खींच सकते हो, तो मैं इधर खींच लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा खींचना है और ऐसे चाप काटना है, ऐसे काट दिया। फिर वही प्रकार यहाँ रखना है, इस जगह ऐसे आगे चाप काटना है, फिर वही प्रकार यहाँ रखना है और यहाँ चाप काटना है। इनको क्या करना है, O को और इनको मिलाना है। तो देखो बाहर वाली तो है वो डैश डैश रखना है, अंदर तक ही घेरी रखना है। यहाँ पे कुछ नाम देके M नाम देके OM त्रिज्या भरो, ये त्रिज्या भरो प्रकार में, यहाँ तक की त्रिज्या भर के ऐसे इसको क्या कर दोगे, घुमा दोगे, तो अंदर क्या बन जाएगा, वर्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अंदर वर्त बनाना। अब रचना के चरण आप लिख दोगे आपने क्या क्या किया है। सर्वप्रथम हमने उपयुक्त माप का कच्चा चित्र बनाया, फिर BC बराबर 5.8 सेंटीमीटर रेखा खींचा, कोण B है वो 55 डिग्री बनाया। ऐसे आप ये इसमें रचना के चरण लिख दोगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 26 क्या है। प्रश्न नंबर 26 है त्रिभुज, देखो 26 है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा, हमें इसमें भी एक त्रिभुज बनाना है। 26वां जो प्रश्न है इसमें भी हमें त्रिभुज बनाना है। तो देखो पहले कच्चा चित्र बना लेते हैं, ये रहा त्रिभुज ABC।
ठीक है, इसमें आपको माप दे रखा है, BC दे रखा है 4 सेंटीमीटर, कोण B दे रखा है 40 डिग्री, कोण A ये वाला ऊपर वाला कोण दे रखा है 90 डिग्री हो। इस त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना कीजिए। परिगत वर्त का मतलब बाहर एक वर्त बनाना हमको। तो देखो पहले इस कच्चे चित्र से पक्का चित्र बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लाइन खींचेंगे BC कितनी 4 सेंटीमीटर, BC लाइन खींच दिया आपने, ये लाइन 4 सेंटीमीटर खींच दोगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे B पे कोण बनाना कितने का 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे आप लाइन खींचोगे, ठीक है, ये लाइन खींच दिया आपने 40 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये कोण हो गया 40 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये कोण 90 बनाना है। क्या यहाँ पे आप 90 बना पाओगे, क्या नहीं बना पाओगे 90। तो ये 90 है, तो ये पता होना चाहिए हमको, ये पता नहीं है तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये 90 है, ये कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ये आपको लिखना है, ठीक है, आपको सॉल्यूशन में लिखना है। तो ये 50 हो गया, यहाँ पे आपको 50 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो 50 डिग्री का कोण बनाओगे तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 50 डिग्री का कोण, ये अपने आप ही 90 का रहेगा और ये हो जाएगा कोण A नाम, यहाँ दे दो इसको x। अब क्या करना है, इसके बाहर वर्त बनाना है। बाहर बनाना तो बाहर की चीज़ों को आधा करेंगे। बाहर की चीज़ें कौन है, भुजाएं हैं। तो देखो भुजाएं लेनी, कोई दो ले लो, ये दो ले लो, या ये दो ले लो, या ये दो ले लो, कोई भी। तो मैं ये ले रहा हूँ, पहले आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के यहाँ प्रकार रख के ऐसे चाप काटोगे, इधर भी काटोगे, फिर वही प्रकार यहाँ रखोगे, इस पर काटोगे, इनको ऐसे मिलाओगे, ठीक है। ऐसे ही एक भुजा और चुननी है, मैं ये चुन रहा हूँ AB। तो यहाँ से आप आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ऐसे आप काटोगे, इधर भी काटोगे, ठीक है, वापस यहाँ रखोगे A पर, यहाँ पे काटोगे, यहाँ पे काटोगे, इनको देखो ऐसे मिलाओगे। ये जो बिंदु है उसका O नाम दोगे। ये दोनों लाइन ऐसे आपको आपस में कटनी चाहिए। ये बिंदु O है, इससे आप या तो OA या OC या OB जितना खोलोगे सेम ही होगी सारी दूरियां। यहाँ से ये खोल के आप घुमा दोगे O को केंद्र मान करके से, ठीक है। तो ऐसा आपके वर्क बन जाएगा। ये बार तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा और रचना के चरण में आप लिख दोगे आपने क्या क्या किया है, वो सारी बातें आप लिख लोगे। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 26। हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। यह है एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी के घंटे की सुई है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें पूछा है। देखिए प्रश्न नंबर जो 27 है उसमें हमें क्या दे रखा है कि सुई की लंबाई, यानी सुई की लंबाई मतलब R, त्रिज्या वो कितनी है अपने इस प्रश्न की 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, घंटे की सुई द्वारा हम लिखेंगे कि सुई किसकी है, देखो यहाँ ध्यान करना, घंटे की सुई, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये प्रश्न आप जब आए तब पढ़े तो ध्यान से देखना है कि सुई किसकी है। घंटे की है तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। अगर सुई मिनट की है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे अभी अपने प्रश्न में घंटे की सुई है तो हो गया ये आधा डिग्री। तो प्रश्न में मिनटें दे रखी है, 7 मिनट में कितना बनेगा, 7 मिनट में बना कोण, 7 मिनट में कोण बन जाएगा अपने जो थीटा कहलाएगा अपने, और थीटा कितना हो जाएगा 7 गुणा 1/2 बराबर 7/2 डिग्री। ये हो गया 7 मिनट में बना कोण। त्रिज्या का मान है R, हमें बताना त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है πr² θ/360। ये किसका सूत्र है, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो पाई का मान 22/7 इंटू R का मान 5 इंटू 5 लिखना, स्क्वायर लगा दो, थीटा का मान 7/2 और बटे में क्या है 360 डिग्री। तो देखिए ये काट दीजिए, 7 से ये 7 गए, इससे ये गए 11 बार, ठीक है। 5 से ये देखो कितनी बार जाएंगे, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, पीछे कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 72 बार जाएगा। तो 11 5 55/72 ये आपका उत्तर आ गया। आप आगे चाहते हो निकालना तो इसमें आप क्या कर दो, भाग लगा दो 72 का 55 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 28 क्या है। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, यदि एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमको क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप, पहले मैं प्रश्न संख्या लगा देता हूँ 28। वर्ग का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप,
ये हमको दे रखा है, वर्त और वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2πr। ये हो गया वर्त के परिमाप यानी वर्त की परिधि का। और वर्ग का क्षेत्रफल है 4 गुणा भुजा, भुजा को हम a मान लेते तो 4a हो जाएगा, 4a। अब देखिए हमें इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो पहले इसका रहना चाहिए और बाद में उसका रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से r बटा a निकाल दें। r के बटे में वहाँ से a गुणे में यहाँ का आ जाएगा, a के भाग में आ जाएगा, तो वहाँ कौन है 4 है, तो यहाँ से उसके बटे में कौन जाएगा 2π चला जाएगा। देखो ये कैसे हुआ, हमें r अनुपात a निकालना है, r बटा a निकालना है। तो देखो 4 तो उधर ही है, a इधर आ गया, इधर से 2π वहाँ चला गया। इसको देखो हम सोल्व करेंगे तो देखो 2 से ये 4 तो 2 बार कटी जाएंगे, तो ऊपर तो 2 रहेंगे, नीचे पाई का मान कितना होगा 22/7। तो इसको सोल्व करोगे 2 गुणा 7/22 हो जाएंगे, 2 से 22 कटेंगे 11 बार, तो यहाँ पे 7/11 किसका मान है, r बटा a का, r बटा a का मान है 7/11। अब देखो हमें क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है इनके। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफल देखो बट्टे में लिख दो, वर्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² बटे में इसका होता है a² यानी भुजा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप मान रखोगे तो पाई का मान तो क्या है 22/7, ये ऊपर है। अब देखो यहाँ पे इसके पास में क्या है r, इसके इसको लगाना है, और नीचे भी क्या है देखो a, इसके भी क्या लगाना है, इसको लगाना है। r बटा a का मान रख दो, यहाँ r यहाँ a कितना है 7/11। इसको आप हल करोगे तो देखिए ये इसके 7 के इसको लगाए तो ये 7 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या बचा आपके, यहाँ पे ये चीज़ें बच गई, तो 22 × 7 हो गया ऊपर, तो लिख दो ऊपर 22 × 7 बटे में इसका वर्ग करोगे तो 121। देखिए 11 की टेबल से ये कटेंगे 2 बार, ये कटेंगे 11 बार, और 7 और 2 का गुणा करोगे तो 14/11, तो इनका अनुपात आ जाएगा 14:11। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 28। देखिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है, धातु के 3 समान घनों की कोरों को क्रमशः, कोरें हैं वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना नए घन की कोर है वो क्या है a है, ठीक है। और पहला घन A1 कितना दे रखा है 3 दे रखा है। A2 दूसरा घन उसकी भुजा कितनी दे रखी है 4 दे रखा है। A3 इसकी भुजा मतलब कितनी ये 5 दे रखी है। हमको हमें क्या करना है, इन तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाना है। तो इन तीनों घनों का आयतन है वो इस घन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे नए घन का आयतन बराबर है तीनों घनों का आयतन। ये आपको करना है। तो नए घन का आयतन हो जाएगा A3, भुजा A है, और इन तीनों का जोड़ के लिखना है। तो A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब। तो देखो A3 बराबर A1 कितना है 3 का क्यूब, ये कितना है 4 का क्यूब, ये कितना है 5 का क्यूब। तो A3 बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का कितना होगा 125। तो A3 बराबर ये जोड़ दीजिए 7 और 4 11, 5 16, हासिल की 1 और 2 3 और 6 9 और अपने 2 कितने हो जाएंगे 9 और 2 11, हासिल की 1 216। क्यूब हटाओगे A बराबर आपको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है किसका 216 का। 216 का क्यूब रूट क्या होगा 216 का क्यूब देखो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नए घन की भुजा है वो क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 30 अगला। तीस नंबर प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है और विकर्ण की लंबाई 11 है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। पहले लिखते हैं 30 नंबर प्रश्न, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी है अपने इस प्रश्न में 11 है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर घनाभ के विकर्ण का सूत्र लगाना जो क्या है √L² प्लस
एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है, ये सूत्र होता है इसका ये ऊपर से आप ये हटाओगे तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका ये अंडर रूट हटेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा जो हो जाएगा 121। दोनों तरफ आप वर्क करोगे तो इससे आपके अंडर रूट हट जाएगा, उधर 121 हो जाएगा। ये आपके दो समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या दे रखा है, एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 दे रखा है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग ये है इतना 19। आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर लग जाएगा और 19 के स्क्वायर लग जाएगा। 19 का स्क्वायर करोगे तो होगा 361, ठीक है, बराबर में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलते हो तो ये सर समीकरण क्या होती है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये होता है। इसको खोलते हो तो सर समीकरण को खोलते हो तो ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मान है इन तीनों का, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का, ये तीनों का मान है एल एच बी का कितना है 121, तो इनकी जगह क्या रख दो 121 प्लस 2 कोष्टक में एल बी प्लस में बी एच प्लस एच एल बराबर में 361। देखो ये 121 उधर भेज दो, पक्षांतरण कर दो तो पीछे क्या बचेगा, 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर में ये घटेंगे 361 में से कौन घटेंगे, 121 घटेंगे, घटाओगे तो कितना रहेगा 240। अब देखिए ये किसका सूत्र है, ये है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपके 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा सूत्र है वो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, तो ये इसके बराबर में ये मान है तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर अपने 30। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। कुआं कैसा है, बेलनाकार है। तो देखो लिखेंगे कुएं का व्यास है वो है कितना है 7 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अतः त्रिज्या हो जाएगी 7/2, व्यास की आधी हो जाएगी। और गहराई देखो इसको हम आर कहेंगे, गहराई एच, ऊंचाई को गहराई को ये कितनी है 20 मीटर है। अब देखिए आगे कह रहा है इससे निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है, यानी चबूतरे, जिसको हम चबूतरे को क्या कहेंगे, घनाभ आकार का बनाया जा रहा है। घनाभ की लंबाई यानी एल ये कितनी है 22 मीटर। चौड़ाई यहाँ पे आपको सेम लिखना है, चौड़ाई यानी बी कितना है आपके 14 मीटर है। माना ऊंचाई है वो क्या लिख दो आप, ऊंचाई आप h मान लो, ठीक है। देखो इसमें h छोटा लिया तो यहाँ h बड़ा ले लो, ये ले लो। अब देखो जितनी कुएं से मिट्टी निकलेगी उतनी मिट्टी से ही चबूतरा बनेगा, तो इसका मतलब है चबूतरे का और कुएं से निकली मिट्टी का और चबूतरे की मिट्टी का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि घनाभ का आयतन, चबूतरा के साथ घनाभ आकार है, घनाभ का आयतन बराबर होगा किसके, कुएं के। तो कुआं कैसा है, बेलन का आयतन, ये आपको लिखना है। अब इनके आयतन के सूत्र लगाने हैं, तो घनाभ का आयतन का सूत्र है L इंटू बी इंटू एच, और बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो L और B का मान दे रखा है 22 गुणा 14 गुणा एच का आपको बताना है बराबर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिखना है, क्यों, स्क्वायर लगा ना इसलिए, इंटू एच का मान कितना है इस प्रश्न में 20 बटे में मान लो 1। देखो काटो, इस 7 से ये 7 गए, ठीक है, इस 2 से 20 गए 10 बार, और 22 से ये 22 चले गए, ठीक है, और इस 7 से 14 गए 2 बार, और इस 2 से 10 गए 5 बार, ठीक है। तो पीछे क्या बचा, देखो इधर तो सिर्फ बचा h बराबर, उधर क्या बचा 5/2 यानी 2.5 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न क्या है। बत्तीस नंबर प्रश्न है 14 सेंटीमीटर भुजा के
14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए एक घन है, देखो ये घन है, ऐसा मान लेते हैं, इस घन से शंकु काटा जाए, देखो ऐसे बड़े से बड़ा, ये सा ऐसा, तो ये देखो शंकु, ये घन की भुजा कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, और ये भी कितने की 14 है। तो देखो अगर ये ऐसे मापेंगे तो ये कितना होगा 14, तो घन की ऊंचाई कितनी होगी 14, और घन का सॉरी इसका बेलन की, देखो घन की ये भुजा 14 है, तो इस जो शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई भी क्या होगी 14 होगी, और ये जो है इसका व्यास है वो क्या होगा, यहाँ पे 14 दे रखा, 12 नहीं 14 होगा। ठीक है, तो देखिए आप लिखेंगे कि घन की भुजा बराबर है शंकु की ऊंचाई के, शंकु की ऊंचाई के, और ये शंकु की ऊंचाई बराबर है किसके, शंकु के व्यास के, और वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमें शंकु की त्रिज्या मिल जाएगी, शंकु की त्रिज्या कितनी मिल जाएगी 14/2 बराबर 7 मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, शंकु का क्या बताना है इस प्रश्न में, आयतन बताना है। तो आपको शंकु के आयतन का सूत्र आना चाहिए, शंकु का आयतन, बस इसमें नया कुछ नहीं है, आपको यहाँ से ये पता करना है मान। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 7 इंटू 7 2 बार लिखना, इंटू h का मान कितना है 14 है। तो देखिए यहाँ से आपके 7 से ये 7 कट जाएंगे और कुछ कटेगा नहीं आपके, तो आप क्या करोगे गुणा करोगे, तो 22 का 7 से गुणा कर लो, तो 22 7 100 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 154 का गुणा करना है आपको 14 से, तो यहाँ लिख दो 154 गुणा 14, ठीक है, और बट्टे में आप लिख दो 3, तो 154 का 14 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 4 चौक 56 का 6 हासिल की 5, 4 5 70 और 5 75 हासिल की 7, 14 एकम 14 और 7 21, तो 2156/3 आगे निकालना है, तो आप 3 का भाग लगा दो, पॉइंटों में आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, भाई घन की भुजा अगर 14 है तो जो शंकु काटेंगे शंकु का व्यास भी 14 होगा और उसकी ऊंचाई भी 14 होगी। अगर कोई मान और है तो उसका व्यास वो होगा और ऊंचाई वो होगी, ये याद रखना है आपको, और कुछ नहीं इसमें। अब आगे अगला जो प्रश्न नंबर है हमारा 33 नंबर, 33 नंबर प्रश्न है, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास है वो 42 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का भी ज्ञात करना है। देखो अर्धगोले का व्यास, प्रश्न नंबर 33, अर्धगोले का व्यास आपको दे रखा है, अर्धगोले का व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना, अर्धगोले का आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना, तो इसका सूत्र क्या होगा 3 पाई r स्क्वायर होगा संपूर्ण पृष्ठीय, तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 21 इंटू 21 लिखना है। तो देखो 7 से 21 कट जाएंगे 3 बार, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 21 का 3 से गुणा कर दो, 21 दूना 42, 21 तिया 63, तो देखिए ये 3 से गुणा कर दिया तो हो जाएगा देखो 3 गुणा 22 गुणा, देखो 3 ये 22 गुणे में 21 का 3 से गुणा कर दिया तो हो गए 63। अब देखिए ये तो आ रहा है आपके सेंटीमीटर, ये स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ रहा है क्षेत्रफल आ रहा है। अब आपको क्या करना है खर्च बताना है, तो देखिए यहाँ पे आपको खर्च दे रखा है इस प्रश्न में कि 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 20 रुपये, तो इतने का कितना लगेगा, तो इसका गुणा कर देंगे तो कुल खर्च बराबर हो जाएगा 3 गुणा 22 गुणा 63, इसको गुणा कर दोगे किससे 20 से, तो ये उत्तर आएगा किसमें आएगा पैसों में आएगा। आपको रुपयों में निकालना है तो आप इसमें क्या कर दोगे 100 का भाग लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये इसे 5 बार कट जाएगा, ठीक है। अब आपके यहाँ जो करते हैं तो काट लो, वरना इनका गुणा करके आप भाग लगा दो। तो देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 22 दूना 44, 22 तिया 66, तो 63 गुणा 66 बटा कितना है आपके
5। ठीक है, तो ये आप करो गुणा और निकाल दो, तो जो आएगा उत्तर वो रुपए में आएगा। तो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे खुद ही, इनका गुणा करके 5 का भाग लगाना है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, 34 नंबर प्रश्न क्या है, दो खिलाड़ी है। देखो अब प्रायिकता के प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। ठीक है, ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए राम के जीतने की, मतलब राम जीता है तो राम के जीतने की प्रायिकता वो है 4/5। आपको पूछा है श्याम के जीतने की प्रायिकता, ये आपको बतानी है। तो देखिए इन दोनों के, मतलब राम जीतेगा तो श्याम हारेगा, श्याम जीतेगा तो राम हारेगा, तो इन दोनों के जीतने और हारने का योग है वो कितना होगा, 1 होगा। तो आप क्या करोगे, इसके उत्तर के लिए आप क्या कर दोगे, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे वहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या वहाँ लिखोगे राम के जीतने की प्रायिकता प्लस श्याम के जीतने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप 1 में से घटाओगे, क्या घटाओगे, 4/5, ये घटाओगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा 1/5। ठीक है, ये इसमें से घटाओगे तो बाकी करके देख लो वैसे ऐसा सीधा, इसका लेसन क्या आएगा 5, और आप देखो इसका भाग लगोगे तो 5 में 5 बार, 5 में से आपको देखो इसको 1 बार लगाना 4 घटाओगे तो 1/4। देखो सीधा 1 में से कोई संख्या घटानी है तो देखो सीधा रखो, इनका अंतर निकालो, मतलब ये 4 है ना, इस 5 में से घटा दो कितना रहेगा, 1 बटे वाला बटे में लिख दो 5, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 34। आगे देखती 35 नंबर प्रश्न क्या है, 35 नंबर प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। देखो ताश की गड्डी में से कुछ पत्ते निकालने की प्रायिकता है। तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर पे मैं लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिखोगे अनुकूल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं। तो मैं लिख रहा हूँ पहले कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब देखिए अनुकूल परिणाम, अब आपको जितने प्रश्न पूछे उतनी बार आपको 1 नंबर में लगाना है, 1 नंबर में लगाओगे तो 1 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो 1 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है आपको लाल रंग का गुलाम। देखो लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं ताश की गड्डी में, 2 होते हैं, तो 2/52। ठीक है, काट पीट के 1/26। ठीक है, आपको काला रंग का गुलाम पूछे तो भी 2/52, काला रंग की बेगम पूछे तो भी 2/52, काला रंग की और कुछ पूछे पत्ती दूरी पूछे तो भी 2/52। अब यहाँ पे आप प्रायिकता का सूत्र लगा के लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, प्रायिकता बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमको इसमें पूछा है लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के 26 पत्ते हैं टोटल, तो 26/52 बराबर 1/2 हो जाएगा काट पीट के। और तीसरा इसका प्रश्न है पान का इक्का, पान का इक्का पूरी ताश में 1 ही है तो 1/52। और चौथा इंट की बेगम, इंट की बेगम भी 1 है पूरी ताश में तो 1/52 हो जाएगा। आपको पूछे फेस कार्ड आने की प्रायिकता, तो फेस कार्ड है वो कितने हैं, 12 है तो 12/52, नहीं होने की पूछे तो 40/52। तो ये आप ऐसे देख लोगे। और उसके अलावा आपको अगर ज़्यादा ही देखना है, इसमें प्रायिकता में और अधिक देखना है, तो आप हमारे YouTube के चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आपको देखना है, वहाँ पे आपको अध्याय नंबर 18 जाके देखना है। उस 18 नंबर अध्याय में 2 ही वीडियो डाले हुए हैं, ऐसे 2 या 3 वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें पूरा बहुत शानदार तरीके से बताया गया है, मात्र 30 मिनट में है पूरा वो। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा किस तरीके से हमने लिखा हुआ है। यहाँ तो मैंने थोड़ा सीधा ही लिखे हैं उत्तर, पूरा नहीं लिखा है, जैसे ये कुल परिणाम अनुकूल परिणाम, वहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, एकदम सही बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और वैसे ही आपको आता होगा, आसान है ये चीज़। अब देखिए हमारा ये लास्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, जो प्रायिकता का ही है प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासों को एक साथ उछालना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 हो, यानी जो पासों उछालेंगे उनके ऊपर जो अंक आएंगे उनका योग 7 हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखो इसमें 2 पासों को एक साथ उछालोगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, 36 नंबर प्रश्न का आंसर लिख रहा हूँ, कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम होंगे आपके 36। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम देखो आपके होंगे भाई योग करने पर 7 होना चाहिए। और देखिए 2 1 तो देखो आता है ना, 1 और क्या
6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 होता है। उसके अलावा 2 और 5 जोड़ोगे तो 7 होता है। और क्या जोड़ने पर 7 होता है, 2 और 5 हो गया, 3 और 4 जोड़ने पर 7 होता है, 4 और 3 जोड़ने पर 7 होता है, ठीक है। और देखिए आगे क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 5 और 2 जोड़ने पर 7 होता है, और 6 और 1 जोड़ने पर 7 होता है। तो ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे अनुकूल परिणाम 6। तो प्रायिकता बतानी है आपको, तो लिखोगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 6/36। ये काट पीट के उत्तर दे दोगे 1/6, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और आपको देखना है विशेष, जरूरी नहीं है कि आपको योग 7 होना ही पूछे, योग 8 होना, योग 9 होना, योग 10 होना, ऐसा भी पूछ सकता है। तो वहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से सारणी बताई है, ऐसे गिनती लिखना है आपको, 1 2 3 ऐसे 6 बार लिख करके वो कैसे करना है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो ये थे अपने प्रश्न 16 से लेकर के 25 तक जो 3 अंकों के आते हैं, उनमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न चुने हैं, जिसमें मैंने ये कोशिश की है कि लगभग जो जितने भी पार्ट हैं जिनसे 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, उनमें से जो भी चीज़ है उनसे सबसे संबंधित मैंने प्रश्न लिए हैं। अब ये फिक्स नहीं है कि मैंने ये प्रश्न लिया है तो यही प्रश्न आएगा, ऐसी बात तो है नहीं, ठीक है। अब ये प्रश्न आपने सीखा है तो यहाँ योग 7 की जगह 8 आया तो भी आप कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी प्रश्न लिए हैं उनमें आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो उनकी जगह कोई भी चीज़ आएगी दूसरी तो आप उसका आसानी से उत्तर हल कर पाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं। और उसके अलावा जो अगला वीडियो हम लेंगे उस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण है, वेरी महत्वपूर्ण है, उसको विशेष रूप से हमें देखना है, क्योंकि हमारे जो अंक है वो वहीं से आने वाले हैं। क्योंकि वो जो अब पार्ट पढ़ेंगे उसमें हमारे 5 प्रश्न होते हैं जो 26 से 30 तक होते हैं, और वो 6 अंकों के होते हैं प्रश्न, ठीक है। तो उसमें जो 2 चीज़ें हैं जैसे ग्राफ है और अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, माध्य माध्यिक बहुलक, तो वो चीज़ें थोड़ी सरल हैं। तो और एक इसके अलावा निर्देशांक ज्योमिति भी थोड़ी ठीक है, तो वहाँ से हमारे अंक ज़्यादा बनते हैं। तो उसके लिए भी हम कल कुछ 20 या 25 कितने प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण वो लेंगे, और उनके 2 वीडियो तो लगभग बनेंगे ही। तो उनमें हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उनमें प्रश्न वही आए जो हम ले रहे हैं, ठीक है, फिक्स वही आए, ऐसा करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।